नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। महाकाव्यात्मक उपन्यास अंग्रेजी के एपिक नोवेल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। महाकाव्य जैसी गरिमा और कलात्मक सौंदर्य से अभिमंडित उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय का वृहद उपन्यास वॉर एंड पीस, फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज, जेम्स जोयस कृत यूलियस नामक उपन्यास इस महाकाव्यात्मक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। शेखर एक जीवनी, झूठा सच इत्यादि भी हिंदी उपन्यास इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। गोदान को भी महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है क्योंकि इसमें एक नियंत्रित कथा वस्तु, वैविध्यपूर्ण चरित्रांकन अथवा महान लक्ष्य की प्रतिष्ठा की गई है। ग्रामीण और नगरीय जीवन को सानुपातिक अभिव्यक्ति देकर प्रेमचंद ने इसमें संपूर्ण भारतीय संस्कृति को व्यक्त करने का एक सफल प्रयत्न किया है। इसके शताधिक पात्र जीवन के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया गया है। गोदान में सभी रसों की भी अवतारणा की गई है। उपन्यास में युग जीवन की एक जीवंत अभिव्यक्ति हुई है। इसमें सन 1930 के आसपास की भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत किया गया है। वन, ग्राम और नगर भारतीय जीवन के इन तीनों पक्षों का सुंदर अंकन किया गया है। वन संस्कृति के माध्यम से आदिवासी समाज की सादगी, निश्चलता और सच्चाई, सेमरी और वेलारी नामक गांवों के द्वारा ग्रामीण जीवन में व्याप्त दरिद्रता, शोषण का महातांडव और नगरीय पात्रों में जैसे मालती, मेहता, खन्ना, मिर्जा और तनखा आदि के माध्यम से शहरी क्रियाकलापों का अच्छे ढंग से मुखरता से प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो भी सामाजिक विकृतियां थी हमारे समाज में, उन विसंगतियों का सफल अंकन प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास गोदान में किया है। गोदान का नायक होरी भारतीय कृषक का एक सशक्त प्रतिनिधित्व है। डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन के अनुसार यह विश्व का वांग्मय विशिष्ट पात्र है। भारतीय किसान की सादगी, सरलता, सहृदयता, सहिष्णुता आदि सभी गुण होरी में सन्निहित हैं। प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से विभिन्न वर्गों का एक वास्तविक वर्णन करके वर्ग संघर्ष और साधारण जनसाधारण को एक सशक्त अभिव्यक्ति दी है। उनका गोबर नामक पात्र युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ विश्व में साम्यवाद और प्रेम तथा जाति विहीन समाज की स्थापना करना है। होरी के पास मात्र 4-5 बीघा जमीन है, जो उसकी 3 संतानों, उसकी पत्नी धनिया तथा स्वयं की जीविका का एकमात्र आलंबन है। कम जमीन होने के कारण वह गाय भी पालता है और मजदूरी करके जीवन यापन करने का प्रयत्न भी करता है। वह अपने व्यवहार में अत्यंत कुशल है। वह यह अच्छी तरह से जानता है कि किससे कैसा व्यवहार किया जाए। भाग्यवाद होरी की अंतरात्मा में कूट कूट कर भरा है। निरंतर संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियां ही व्यक्ति को घोर भाग्यवादी बना देती हैं। होरी यह बात स्वीकार करता है कि व्यक्ति अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ही फल भोगता है। उसके भीतर निर्मल आत्मा होने के कारण वह अत्यधिक भावुक और संवेदनशील भी है। उसके भाई हीरा और शोभा उससे वैरभाव रखते हैं। पूरा समाज उसके विरुद्ध है, किंतु होरी किसी का बुरा नहीं मानता है। झुनिया को स्वीकार करते हुए वह कहता है
कि डर मत बेटी, डर मत, तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हैं हम, आराम से रह। एक जैसे तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। होरी जीवन पर्यंत संघर्षशील रहा। उसकी जमीन जाती रही, किसान से मजदूर हुआ, लड़की से को प्रौढ़ व्यक्ति के हाथों में देना पड़ गया, तरह तरह के अपमान भी सहे। यह सब होरी जैसा महान व्यक्तित्व ही झेल सकता है। वह जीवन संग्राम में टूट तो गया, किंतु उससे पलायन नहीं किया। उसके संघर्षरत जीवन और अनवरत साहसिक कार्यों का वर्णन प्रेमचंद ने इस तरह से किया है। वे स्वयं कहते हैं, होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है कि वह जीवन संग्राम में हारा है? वह उल्लास और यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। प्रेमचंद कृत गोदान भारतीय कृषक के समग्र जीवन का एक उल्था है। पात्रों की सर्वाधिक संख्या के रूप में यह लियो टोल्स्टॉय के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस के समकक्ष ठहरता है। गोदान में भारतीय कृषक की प्राय समस्त समस्याओं का अंकन हुआ है। पारिवारिक विघटन, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, साहूकारों तथा जमींदारों के कर्ज, आपसी लड़ाई, मारपीट, कृषि भूमि की समस्या, धनिकों द्वारा छोटे किसानों का शोषण, उनसे अनुचित लगान व बेगार लेना आदि का अति यथार्थ रूप में वर्णन किया है। गोदान का अध्ययन करने के उपरांत यह पता चलता है कि भारत के कृषक की स्थिति बड़ी दयनीय है। मेहनत करने पर भी उसे अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। जमींदारों द्वारा उसका शोषण किए जाने पर वे निरंतर मजदूर बनते जा रहे हैं। उपन्यास का नायक होरी यद्यपि जमीन का मालिक तथापि अंततः उसे मजदूर के रूप में ही मरना पड़ा। परंतु कृषक जीवन की त्रासदी के विषय में प्रेमचंद की यह मान्यता है कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। कृषक का प्रत्येक रूप से शोषण किया जाता है। उपन्यास में होरी के उत्सव पर प्रस्तुत स्वांग में भूमिका निभाने वाले पात्रों के माध्यम से जमींदारों और साहूकारों के शोषण का जो चित्र उपस्थित किया गया है, कर्ज के रूप में वसूली गई रकम का एक उदाहरण ऐसा ही है। 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के खाने को, बाकी बचा 1 वह आपकी क्रियाकर्म के लिए। अब गोदान में नारी शोषण के भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। उपन्यास का मातादीन पंडित सिलिया का शारीरिक शोषण करता है, पर उसकी जिम्मेदारी लेने से कतराता है। उस पर प्रेमचंद व्यंग करते हुए कहते हैं, सिलिया अब उसकी निगाह में केवल एक काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता का वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। इसी प्रकार एक ब्राह्मण झुनिया को रुपयों का लोभ देकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने का प्रयत्न करते हुए भी वह यही कहता है कि एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। झूना रानी, कभी कभी गरीबों पर दया करो, नहीं भगवान पूछेंगे। मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया। जीवन भर अपना पेट काट कर दूसरों का पेट भरने वाला तथा स्वयं दुखी रहकर दूसरों को सुखी बनाने वाला कृषक हार कर भी कभी पराजित नहीं होता। आजीवन संघर्षरत होरी के विषय में प्रेमचंद यही तथ्य उद्घाटित करते रहते हैं कि जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है कि जीवन संग्राम में वह हार गया है? भारतीय ग्राम्य संस्कृति के आख्याता प्रेमचंद को प्रारंभ से ही गांव से गहरा लगाव रहा है। गांव के प्रति उनका यह प्रेम उनके इस पत्र से स्पष्ट हो जाता है जो उन्होंने उपेंद्रनाथ अश्क को लिखा था। उस पत्र में प्रेमचंद ने लिखा था, भाई मनुष्य को वश में हो तो कहीं देहात में जा बसे, 2-4 जानवर पाल ले
और जीवन को देहातियों की सेवा में व्यतीत कर दे। देहात के प्रति प्रेमचंद का यह प्रेम उनके सभी उपन्यासों में प्रकट हुआ है और गोदान में उन्होंने ग्रामीण और शहरी संस्कृति का जो सूक्ष्म निर्देशन किया है। अतएव गोदान में निरूपित संस्कृति को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, पहला ग्राम्य संस्कृति, दूसरा नगरीय संस्कृति। ग्राम्य संस्कृति के अंतर्गत इसमें होरी की आर्थिक विपन्नता, उसके दयनीय और आजीवन कठोर संघर्ष की कहानी है। इसके साथ ही गांव में व्याप्त धार्मिक, सामाजिक मान्यताओं और अंधविश्वासों तथा कुरीतियों का भी खुला चित्रण प्रेमचंद के उपन्यास में हुआ है। होरी के अतिरिक्त हीरा, शोभा, भोला, झुनिया, गोबर मातादीन और झिंगुरी सिंह, पटेसरी, दातादीन, दुलारी, सहुआइन आदि पात्र भी ग्रामीण संस्कृति के संवाहक हैं। गांव के गरीब किसान मजदूर महाजनों के अमानवीय शोषण से संत्रस्त हैं। होरी का युवा पुत्र गोबर महाजनी को लूट बताता हुआ कहता है कि किसी को 100 रुपये उधार दिए और उससे जीवन भर काम लेते रहे, पर मूल ज्यों का त्यों यह महाजनी नहीं, खून चूसना है। होरी ग्राम्य संस्कृति का एक ऐसा सजीव उदाहरण है। उसने झुनिया को अपनी बहू मानकर बनाकर उसे अपने घर में रख लिया। इसके विरोध में गांव के जो ज्ञानी जन हैं वो उठ खड़े होते हैं। अतः होरी पर 100 रुपये का दंड भी बोला जाता है। धनिया भरी सभा में रुंधे कंठ से बोलती है, पंचों, गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या न रहें, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। भूमि और गोधन ग्रामीण संस्कृति के ही प्राण हैं। होरी की महान इच्छा गाय पालने की है, किंतु दुर्भाग्यवश उसे कुछ ही दिन रख पाता है और अंत में उसका गोदान मात्र 1.25 रुपये से ही हो पाता है। अब दूसरी ओर नगरीय संस्कृति का गोदान में एक केंद्र बिंदु है लखनऊ। शहरी जीवन को प्रेमचंद ने मालती मेहता, राय साहब, खन्ना, तनखा, मिर्जा, ओमकार सिंह आदि पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नारी जागरण, स्वतंत्र अस्तित्व, आर्थिक स्वावलंबन की अभिव्यक्ति, मनोरंजन के आधुनिक साधन, मुकदमेबाजी, चुनाव आंदोलन, पिकनिक आदि शहरी संस्कृति के अंग हैं और इन सभी का चित्रण गोदान में सूक्ष्म रूप से हुआ है। राय साहब का स्वच्छंद प्रकृति का पुत्र अपनी एक कॉलेज सहपाठिनी से विवाह कर लेता है। उनकी बेटी अपने चरित्रहीन पति को त्याग देती है। खन्ना निरंतर पर स्त्री मालती की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। इस प्रकार गोदान में भारतीय संस्कृति के दोनों पक्षों का सूक्ष्म निर्देशन हुआ है। दोनों पक्षों में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं का जो दर्शन होता है उससे प्रेमचंद ने आदिवासी संस्कृति का भी वर्णन किया है। अतः गोदान में भारतीय ग्रामीण और शहरी संस्कृति का अनूठा दस्तावेज भी माना जा सकता है। लियो टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस नामक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास के बाद गोदान की वृहत उपन्यास माना गया है। वॉर एंड पीस में सैकड़ों पात्रों ने अपनी भूमिका प्रस्तुत की है। गोदान में भी एक चरित्र प्रधान उपन्यास है। इसे लिखने से पूर्व ही प्रेमचंद ने यह घोषणा कर दी थी कि उनका भावी उपन्यास जीवन चरित्र होगा, चाहे किसी बड़े आदमी का या फिर किसी छोटे आदमी का। गोदान को लेकर प्रेमचंद के विषय में एक विवाद भी उत्पन्न हो गया था कि वह आदर्शवादी है या यथार्थवादी अथवा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। समाजवादी आलोचक उन्हें यथार्थवादी, सुधारवादी उन्हें आदर्शवादी मानते हैं। स्वयं प्रेमचंद अपने को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी घोषित करते थे। स्वयं प्रेमचंद कहते हैं कि आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपभोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। यदि गोदान की समीक्षा की जाए तो निसंदेह इसमें आदर्श और यथार्थवाद का मणिकांचन संयोग है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या युग
से होता आया है। साहित्य में उसे यथार्थवाद की संज्ञा दी गई है। जीवन में जो कुछ भी होना चाहिए उसकी अभिव्यक्ति ही आदर्शवाद कहलाती है। यदि हम प्रथम दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि गोदान में किसानों और मजदूरों के संघर्षमय जीवन की दुख कथा, उनके हर्षोल्लास आदि का यथार्थपरक चित्रण प्रेमचंद ने किया है। गोदान के केंद्रीय पात्र होरी का जीवन संघर्ष, पारिवारिक विघटन, भाइयों का परस्पर द्वेष, गोपालन की अभिलाषा, सेठ साहूकारों द्वारा ग्रामीणों का शोषण करना, आपसी लड़ाई झगड़े, अंधविश्वास, जादू टोना, पुलिसिया दबाव धमकी, रिश्वत आए दिन पंचायतों का होना, किसानों का, मजदूरों का दाने दाने को मोहताज होना, विजातीय प्रेम, शहरों की ओर पलायन, शहर से गांव के छल प्रपंच, मजदूरों का कर्ज से दबा हो जाना, नारी शोषण आदि सभी का एक यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। इन सभी के रूप में हमें गोदान में दिखाई देते हैं मातादीन पंडित सिलिया चमारिन का शारीरिक सुख भोगता है, परंतु उसे अपनाने को तैयार नहीं है। प्रेमचंद के ही शब्दों में वे कहते हैं कि सिलिया अब उसकी निगाह में केवल एक काम करने की मशीन थी, इसके सिवा और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नाचता नोचता रहता था। नगरीय पात्रों की संकीर्ण मनोवृत्ति, स्वार्थ और धन लिप्सा का भी अंकन, यथार्थ अंकन इस गोदान में हुआ है। राय साहब चुनाव के लिए खन्ना से बैंक से पैसा दिलाने को कहते हैं तो खन्ना, जो उनके परम मित्र हैं, वे तुरंत कह उठते हैं कि पहले मेरा कमीशन बतला दें, क्योंकि बिजनेस इज बिजनेस। यह सच है कि गोदान में ग्रामीण और नगरीय संस्कृति में व्याप्त विसंगतियों का खुला चित्रण हुआ है, परंतु प्रेमचंद अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण को नकार नहीं सके हैं। उन्होंने प्रत्येक यथार्थ का आदर्श पहलू और प्रत्येक समस्या का समाधान अपने उपन्यास में प्रस्तुत किया है। उनकी यही मान्यता है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है। अतएव समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों, पाखंड, अंधविश्वासों आदि का विनाश होना ही चाहिए। नारी प्रेमचंद की दृष्टि में बलिदान और त्याग की प्रतिकृति है, इसलिए उसकी स्वच्छंद प्रकृति श्रेयस्कर नहीं हो सकती। स्त्री पात्रा सिलिया स्त्रीत्व के आदर्श को प्रस्तुत करते हुए स्वयं कहती है कि वह मुझे चाहे भूखों रखे, चाहे मार डाले, पर उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, उसकी सांसत करा कर ही छोड़ दूंगी। मर जाऊं पर हरजाई न बनूंगी, एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की ही रहूंगी। उपन्यास के अंत में जब होरी की जीवन पराजय को कुछ आलोचक यथार्थवाद के अतिरेक का परिणाम मानते हैं, किंतु मेरे विचार में उसकी यह भव पराजय, जिसे पराजय ही नहीं माना जा सकता, भी मानवतावादी सतत संघर्ष के आदर्श का ही एक संदेश देती है। होरी प्रसन्न था। प्रेमचंद स्वयं कहते हैं कि होरी प्रसन्न था, जीवन के सारे संकट, उनकी सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौटी है। और कौन कहता है कि जीवन संग्राम में वह हार गया? वह उल्लास और गर्व, वह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? यह तो होरी की उसकी विजय है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि प्रेमचंद यथार्थ की ओर उन्मुख प्रतीत होते हैं, परंतु वह आदर्शवाद को त्याग नहीं सके। अंततः इसी कारण उन्होंने उपन्यास के शोषक पात्रों जैसे दुलारी, सौवाइन आदि को भी सहृदय और उदार बतलाया है। और इस प्रकार प्रेमचंद ने जो कुछ भी कहना चाहा है उसे उन्होंने गोदान के सभी पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है।